तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा है वो भारत के विदेश संबंध है और सही विकल्प का चयन करना है। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं। विश्व बंधुत्व है क्या, युद्ध का समर्थन है क्या, पूर्णतः निशस्त्रीकरण है, नाटो का समर्थन है। तो बच्चों इसमें आ जाएगा विश्व बंधुत्व। उसके बाद अगला वाला जो है, भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे, तो किसके साथ किए थे? तो इसमें आ जाएगा चीन के साथ। किसके साथ आ जाएंगे? चीन के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे पंडित नेहरू। उसके बाद पंचशील की घोषणा कब हुई थी? तो पंचशील की जो घोषणा हुई थी वो आ वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें 29 अप्रैल 1954 में। उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, तो इसमें आ जाएगा आ वाला ऑप्शन 1972 में। तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए हैं। आगे चलते हैं हम और अगला जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, सत्य असत्य का चयन करना है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। उसके बाद भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माता पंडित नेहरू थे, तो बिल्कुल ये भी एक सत्य बात है। ताशकंद समझौता 1976 में हुआ था, तो बिल्कुल ये एक असत्य कथन है, ठीक है। उसके बाद शिमला समझौते पर अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो ये भी एक असत्य कथन है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये भी एक असत्य कथन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो अगला वाला जो क्वेश्चन है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, भारत ने सदैव समाजवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया था। क्या आ जाएगा इसमें? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद कैसे लिखा जाता है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके बाद युगोस्लाविया की राजधानियाँ की जो राजधानी है वो कौन है? कि बेलग्रेड है। अब बेलग्रेड को कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री व जनरल अयूब के बीच हुआ था। कारगिल संघर्ष भारत व पाकिस्तान के साथ हुआ था। उसके बाद भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण रिक्त स्थान को, तो इसमें आ जाएगा बच्चों 18 मई 1974 के दिन, 18 मई 1974 के दिन। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ पर खाली स्थान का पूरा आंसर है, आंसर शीट है, आप देख सकते हो। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो इनको आप देख सकते हो कि कैसे जनरल लॉ भी लिखना है, उपनिवेशवाद लिखना है, बेलग्रेड लिखना है और 18 मई 1974 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं हम और अगले वाले क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर देना है। पंचशील सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? नेहरू व चाउ एन लाइन। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में हुआ था। भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे, तो 1962 के टाइम का था युद्ध और उस टाइम पे रक्षा मंत्री थे VK कृष्ण मेनन। उसके बाद विदेश नीति है, किसी राष्ट्र का विदेश में किया गया संबंध ही विदेश नीति कहलाता है। उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला आंसर लिखना है आपको कि विश्व बंधुत्व प्रेम व सामंजस्य से रहना ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। अगले वाला क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हो आप, भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत लिखना है। यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है और अगला वाला क्वेश्चन लघु उत्तरीय में है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है, विकास शिखर सम्मेलन क्या है, प्रवासी क्या है और भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, तो इसमें फर्स्ट वाला जो है तटस्थता अथवा असंलग्नता, ये एक विशेषता है भारतीय विदेश नीति की। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो सह अस्तित्व अथवा पंचशील,
आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध आगे एक्सप्लेन है। उसके बाद साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद एवं रंग भेदपरक असमानता का विरोध। तो यहाँ से आप इन सबको कैप्चर कर सकते हो और अपने आंसर को लिख सकते हो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट में हमने, आगे भी पॉइंट हैं इसके, देख सकते हो आप, कम से कम 4 पॉइंट हमने इसको बताए हैं। तो आप इन सबको कैप्चर कर सकते हो कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान है। देख सकते हैं आप, ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसमें 3 से 4 पॉइंट बताए हैं, तो आप इनको आप कर सकते हो। उसके बाद आगे जो है प्रवासी क्या है। तो प्रवासी वो लोग हैं जो लोग भारत छोड़कर विदेशों में रह रहे हैं, और ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। 48 देशों में रह रहे प्रवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ है। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम देख सकते हो आप, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और मालदीव, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें एक अफगानिस्तान और आ जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी, क्योंकि जिस हिसाब से हम पीओके को देखते हैं, पीओके जो भारत का हिस्सा है ना, तो पीओके के से लगा हुआ थोड़ा सा इलाका है अफगानिस्तान का, इसलिए अफगानिस्तान भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं हम, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर दिखाया गया है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति का आधार है, समझाइए। तो हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, आप यहाँ इसको कैप्चर कर सकते हो बच्चों, क्योंकि हम इसको पूरा बोल के नहीं बताएंगे वरना ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, उसको कैप्चर कर लीजिए आप, ये पूरा सटीक आंसर है। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है, सार्क संगठन को समझाना है। सार्क को दक्षेस भी बोला जाता है, और सार्क जो है पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, सबसे नया संगठन है, और इसमें देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो देख सकते हो आप, इसको कैप्चर कर सकते हो आप। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या भी करी है हमने यहाँ पर, और ये 4 पॉइंट में इसका आंसर हमने बताया है। ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, भारत की परमाणु नीति निःशस्त्रीकरण में किस प्रकार सहायक है। तो ये भी देख सकते हैं आप। तो भारत की जो परमाणु नीति है निम्न प्रकार से निःशस्त्रीकरण में सहायक है। क्यों? क्योंकि भारत की परमाणु नीति ऐसी है कि शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है इसमें, इस बात को हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगला वाला जो है, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति की जो विशेषताएं हैं, लेकिन इन सभी से निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा ही मिलता है। उसके बाद आणविक शस्त्र नियंत्रण व संधियों का विरोधी भी है भारत। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके बताया है। और निःशस्त्रीकरण के क्षेत्रीय प्रयास भारत करता है। इस प्रकार की परमाणु नीति है भारत की, और उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की परमाणु नीति निःशस्त्रीकरण में सहायक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति क्यों अपनाई, उसके कारण बताना है। तो यहाँ पर पॉइंट में बताया गया है आपको, टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं इसके, और आपको इनको कैप्चर कर सकते हो, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भारत द्वारा क्यों गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। जैसे कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विरोध के स्वरूप में अपनाया गया, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा है भारत की, उसके बाद राष्ट्रीय आज़ादी की भावना, उसके बाद आर्थिक विकास की आवश्यकता। ये सभी कुछ कारण हैं जिसके कारण भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। तो आज के पार्ट 4 का एंड हो रहा है यहाँ पर, और पूरा सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। राजनीति विज्ञान के पार्ट 4 जो कि भारत के विदेश संबंध है, ये वाला चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।